नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 3 के इस कोर्स में। इसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे हमने पढ़ा कि टाइम डिस्पर्शन पैरामीटर्स और फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप चैनल को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डाल सकते हो, जैसे फ्लैट स्लो फेडिंग, फ्लैट फास्ट फेडिंग, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव स्लो फेडिंग एंड फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फास्ट फेडिंग। उसके बेसिस पे आप 4 इसमें डाल सकते हो। और हमने ये भी देखा था बेसिकली कि ये बेसिकली चैनल के सिग्नल के बैंडविड्थ पे और सिग्नल के टाइम ड्यूरेशन पे भी, सिंबल पीरियड पे भी डिपेंडेंट होता है। अब इसके अलावा हम अब आगे ये पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली जब हमने चैनल को इसमें कैटेगराइज कर दिया और स्पेसिफिक चैनल में अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालनी है, एक स्पेसिफिक चैनल में अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालनी है, फॉर इंस्टेंस हमें फ्लैट स्लो फीडिंग में, जो एक मोस्ट कॉमनली ऑकर्ड चैनल है, क्योंकि जनरली हमने देखा था, अगर आपने फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स पूरा पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द चैनल जो होते हैं वो स्लो फीडिंग होते हैं, क्योंकि उसमें डॉपलर की जो वैल्यूज होती है BD वो काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू सिग्नल बैंडविड्थ। तो मोस्ट ऑफ फीडिंग चैनल्स स्लो फीडिंग होते हैं, और उसके अलावा मोस्ट लाइकली दे फ्लैट फीडिंग भी होते हैं, क्योंकि नैरो बैंड कम्युनिकेशन अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं तो मोस्ट लाइकली चैनल फ्लैट स्लो फीडिंग होता है। इसको एज अ केस स्टडी बना के हम पहले एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालेंगे, और इसका एक्सटेंशन आप कोई भी और डाइवर्सिटी स्कीम में, कोई भी और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग चैनल्स में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हम ये एज्यूम करेंगे कि बेसिकली चैनल जो है वो रेलेक फेडेड है। बेसिकली जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि बेसिकली n की वैल्यू काफ़ी लार्ज है और नंबर ऑफ मल्टीपाथ कंपोनेंट्स काफ़ी लार्ज है। इसकी वजह से जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो एडिशन होगा उसकी वजह से जो आपके एम्पलीट्यूड है वो, और जो चैनल गेन है वो बेसिकली रिसीव सिग्नल एम्पलीट्यूड या चैनल गेन है, जो एक रेलेक फेडेड इन्वेलप होगा, और जो फेज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेलप होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 0 to 2 पाई के बीच में। तो इसको एज अ बेसिस बना के चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एक स्लो फ्लैट फीडिंग में आप डिराइव कर सकते हैं। इसे हमने विस्तार में, फिर से मैं बताना चाहूँगा, इसे हमने विस्तार में फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स में पढ़ा है, इसलिए मैं संक्षेप में आपको बस एक डेरिवेशन दिखाऊंगा कि किस तरह से आप स्लो फ्लैट फीडिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकाल सकते हैं। सेम जो मेथड जिसको उपयोग करके मैं डिराइव करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, सेम मेथड हम उपयोग करके कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं एक फ्लैट फीडिंग चैनल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर स्लो फ्लैट फीडिंग चैनल, जैसे हमने पढ़ा है, फॉर स्लो फ्लैट फीडिंग चैनल, जैसे आपकी स्लो फ्लैट फीडिंग का क्राइटेरिया जो हमने पहले पढ़ा था, अगर आपकी सिंबल ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है डिले स्प्रेड से, और आपकी जो कोहेरेंस टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है सिंबल ड्यूरेशन से, तो उस टाइप के चैनल को हम स्लो फ्लैट फीडिंग चैनल कहते हैं। जो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा उसे हम स्लो फ्लैट फीडिंग चैनल कहते हैं। तो उस केस में जो लो पास इक्विवेलेंट होगा रिसीव्ड का V of t, उसको हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, लो पास इक्विवेलेंट ट्रांसमीटर का मल्टीप्लाइड बाय H of t एंड प्लस N of t। तो H of t जो है वो बेसिकली फीडिंग कोफिशिएंट है, जैसे चैनल इंपल्स रिस्पांस के माध्यम से भी हमने समझा था लास्ट लेक्चर में, और N of t जो है वो है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज चैनल। तो H of t जैसे मैंने बताया वो चैनल इंपल्स रिस्पांस है फ्लैट फीडिंग चैनल का, और चैनल इंपल्स रिस्पांस फ्लैट फीडिंग चैनल का मैं इस फॉर्म में लिख सकता बीटा e⁻j थीटा t u of t n of t। और बीटा जो इस केस में है वो है गेन ऑफ द चैनल, और थीटा जो है वो है फेज ऑफ द चैनल। तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर नंबर ऑफ मल्टीपाथ कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा है और बेसिकली और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और यूनिफॉर्मली लोकेटेड है, यूनिफॉर्मली सॉर्ट ऑफ स्कैटरिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, तो बीटा को हम रेलेक फीडिंग के माध्यम से और फाई को हम बेसिकली यूनिफॉर्म फेज के माध्यम से, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से मॉडल कर सकते हैं। तो इस 2.40 में आप देखोगे तो हमने जो लो पास इक्विवेलेंट है रिसीव सिग्नल का, उसको एक लो पास इक्विवेलेंट ट्रांसमीटर के माध्यम से और एक चैनल इंपल्स रिस्पांस प्लस नॉइस के माध्यम से लिखा है। तो जैसे हमने देखा था पहले भी, एक बार हमने ये एक्सप्रेशन पहले भी देखा, y = hx + n। तो ये सिमिलर इक्वेशन है, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। n AWGN है, h जो है फ्लैट फीडिंग चैनल कोफिशिएंट है, x जो है ट्रांसमिटेड सिग्नल है, और y जो है रिसीव सिग्नल है। सिमिलरली V of t इस केस में लो पास इक्विवेलेंट है रिसीव्ड का सिग्नल का, U of t जो है वो ट्रांसमिटेड सिग्नल है, और N of t जो नॉइज है, और H of t जो चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स है।
अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एच ऑफ टी है वो एक रैंडम वेरिएबल है उसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो उसके बेसिस पे हम ये निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन अ स्लो फ्लैट फीडिंग केस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एवरेजिंग द एरर इन AWGN चैनल, जो उसका एवरेजिंग होगा AWGN चैनल पे ओवर द प्रोबेबिलिटी PDF। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने बहुत विस्तार में पहले भी पढ़ चुका है फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में। मैं संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है फॉर अ गिवन x इन द इस केस में एक SNR की वैल्यू है। x जो है इस केस में वो एक गिवन SNR है। उस SNR में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी AWGN चैनल में, पहले उसको हम लिखेंगे और ओवर द PDF ऑफ दैट SNR। बिकॉज अब इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी चैनल एक रैंडम एंटिटी है, जैसे मैंने बताया चैनल कैन बी अ रेलिक फीडिंग चैनल, क्योंकि चैनल आपका एक रैंडम एंटिटी है तो आपकी जो SNR है वो भी एक रैंडम एंटिटी बन जाएगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है चैनल वैल्यूज में। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी है वो चीज़ x इजगल टू ES/N0 इंटू बीटा स्क्वायर। तो बीटा आपकी एक रैंडम एंटिटी है, क्योंकि आपके जो चैनल गेन है काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपाथ कंपोनेंट्स एडिंग कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली और लॉग नॉर्मल शेडोइंग वगैरह की वजह से। उसकी वजह से जो आपका SNR है x वो भी एक रैंडम एंटिटी है। तो हमें जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना है और एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना है कोई फीडिंग चैनल में, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, पहले तो उसका एक मीन वैल्यू फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x, फिर प्रोबेबिलिटी PDF ऑफ दैट x। तो अगर आपको याद होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हम जिस तरह से पहले पढ़ चुके हैं कभी, 0 to infinity x p of x dx। p of x जो है वो PDF है x का। तो सिमिलरली हम इस फॉर्म में निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो x इस केस में SNR है जो एक रैंडम एंटिटी है, और रैंडम एंटिटी इसलिए है क्योंकि आपके चैनल गेन्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट टाइप ऑफ चैनल मॉडल यू हैव एज्यूम्ड। So P of x is the PDF of the x due to feeding channel, जैसे मैंने बताया, and beta is the random entity. That's what I'm saying, जैसे मैंने अभी बताया। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मैं एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एक फ्लैट फीडिंग केस में आराम से निकाल सकता हूं कोई भी मॉड्यूलेशन स्कीम के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि अगर मैंने बीटा एज्यूम किया कि रेलिक फीडिंग है, फॉर इंस्टेंस इन रेलिक फीडिंग केस, जैसे कि मैंने एज्यूम किया कि बीटा एक रेलिक फीडिंग केस है, द फीडिंग इन्वेलप बीटा एज अ रेलिक डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने जैसे बताया कि जो फीडिंग इन्वेलप होगा, जो इन्वेलप होगा वो रेलिक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और बीटा स्क्वायर जो होगा वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा विद chi-square प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको पिछले लेक्चर में, जो बीटा होगा वो रेलिक डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बीटा स्क्वायर तब इस केस में एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और बीटा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी SNR जो होगी आपकी, क्योंकि SNR की एक्सप्रेशन जो हमने लास्ट देखा था x इज इक्वल टू ES/N0 बीटा स्क्वायर, तो SNR जो होगा x वो भी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि ES/N0 सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट है, तो बीटा स्क्वायर की वजह से x भी होगा वो भी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इसका जो PDF होगा जो मैंने 2.43 में लिखा है वो भी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड PDF होगा। ये इसका मैंने इस फॉर्म में लिखा है। और जो कैपिटल गैमा है उसको हम मैं इस तरह से, वो उसकी वैल्यू जो वो होगी एवरेज SNR, दैट इज ES/N0 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर, ES/N0 एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू इज द एवरेज SNR। तो ये जो कैपिटल गैमा है उसे हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द SNR, तो वो हमने लिखा है एज एवरेज SNR फॉर बाइनरी मॉड्यूलेशन स्कीम्स। अगर आपके मॉड्यूलेशन ये ES/N0 जेनरिक कोई भी मॉड्यूलेशन के लिए वैलिड है, अगर आपकी बाइनरी मॉड्यूलेशन स्कीम है जैसे लाइक BPS के, BAS के, BFS के, तो आप ES को EB में लिख सकते हो, तो आपकी एवरेज SNR की वैल्यू जो होगी वो EB/N0 बीटा स्क्वायर एवरेज। और मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए हम ये एज्यूम करते हैं फॉर रेलिक फीडिंग केस द चैनल गेन जनरली इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं, और नॉर्मलाइज इन द सेंस ऑफ इट व्हाट वी एज्यूम कि एवरेज चैनल पावर जो होगी, एवरेज चैनल गेन जो होगी वो 1 होगी। तो इसके बेसिस पे आपका जो SNR की वैल्यू है, एवरेज चैनल SNR की वैल्यू है गैमा रिड्यूसेस टू, जो गैमा होगी वो ES/N0 हो सकती है फॉर एनी मॉड्यूलेशन स्कीम, और स्पेसिफिकली फॉर बाइनरी मॉड्यूलेशन स्कीम गैमा की वैल्यू EB/N0 भी हो सकती है।
अगर मैंने एज्यूम किया कि चैनल गेन नॉर्मलाइज्ड है और एवरेज चैनल गेन बीटा स्क्वायर बार 1 है तब, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अब ना हमको दो चीज, अगर आप इक्वेशन 2.41 देखोगे, हमें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन अ स्लो फ्लैट फेडिंग केस निकालना है, हमें पहले चाहिए था AWGN की प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर और PDF ऑफ द SNR। तो अगर हमने रेलेक फेडिंग एज्यूम किया है तो PDF ऑफ द SNR कम्स आउट टू बी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें PDF ऑफ द SNR पता चल गया। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर किसी भी मॉड्यूलेशन स्कीम की AWGN चैनल में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं विस्तार में। तो ये दोनों का प्रयोग करके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन अ स्लो फ्लैट फेडिंग केस में आराम से निकाल सकते हैं। तो वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, अगर BPSK की मैं बात करूं, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग की बात करूं, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो हमने पहले पढ़ी है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर BPSK, वो Q फंक्शन ऑफ 2EB/N हो। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है BPSK मॉड्यूलेशन स्कीम के लिए। तो फॉर अ गिवन SNR, इसको हम इस तरह से लिख सकता हूं, Q फंक्शन ऑफ 2 बीटा स्क्वायर EB/N0 फॉर अ गिवन बीटा। फॉर अ गिवन बीटा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी BPSK मॉड्यूलेशन के लिए। अब मैं इसकी वैल्यू मेरे मिल चुकी है और हमको PDF भी पता है, तो मैं ये दोनों चीज सब्स्टिट्यूट करूंगा, जिसको मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया, और ये PDF है, ये तो चैनल PDF है, एक्सपोनेंशियल PDF जो हमने पहले ही पढ़ा है। ये एक्सपोनेंशियल PDF है और ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू और द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एट अ गिवन x, एट अ गिवन x हमने पहले ही पढ़ा देख चुका। तो एट गिवन x ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, और जब x आपका रैंडम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड, आई विल जस्ट मल्टीप्लाई विद द, मैं PDF से उसको मल्टीप्लाई करूंगा और मुझे फिर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे ये वैल्यू मिल जाती है। और गामा की वैल्यू इस केस में, जैसे मैंने पहले बताया, EB/N है, क्योंकि मैंने एज्यूम किया है, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा और मैंने एज्यूम किया अगर ये इक्वल टू 1 है, ये जो वैल्यू इक्वल टू 1 है, अगर मैंने ये एज्यूम किया इक्वल टू 1, तो मैं इसे बस सिंपली इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। गामा की जो वैल्यू है EB/N। तो ये मैंने BPSK के लिए डिराइव किया है। सिमिलरली मैं कोई भी और मॉड्यूलेशन स्कीम के लिए, DPSK की बात करूँ, नॉन करंट FSK की बात करूँ, GMSK की बात करूँ, QAM की बात करूँ, किसी के लिए भी स्लो फ्लैट फेडिंग केस में मैं इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर डिराइव कर सकता हूँ। जैसे मुझे इसके लिए बस दो चीज़ चाहिए रहती है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर अ गिवन SNR, जैसे मैंने इस केस में डिराइव किया BPSK के लिए एट अ गिवन x, मल्टीप्लाइड बाय द PDF ऑफ दैट SNR बाय मल्टीप्लाई। जैसे इस केस में मैंने एज्यूम किया था कि रेलेक फेडिंग है, तो उसका एक्सपोनेंशियल PDF है, उससे मल्टीप्लाई करके मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन अ स्लो फ्लैट फेडिंग चैनल के लिए, किसी भी मॉड्यूलेशन स्कीम के लिए आराम से निकाल सकता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने इसमें प्रयोग किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालने के लिए स्लो फ्लैट फेडिंग केस के लिए, वो सेम कॉन्सेप्ट हम आगे जाके चैनल कैपेसिटी में भी यूज़ करेंगे, और इनफैक्ट माइमो डिकोडिंग में भी और माइमो चैनल कैपेसिटी में भी इसका प्रयोग हम करेंगे, जहां हम कैपेसिटी को, रॉ कैपेसिटी को लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके PDF के साथ, ताकि हमको स्लो फ्लैट फीडिंग केस में चैनल कैपेसिटी का डेरिवेशन मिल सके। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है, और इस लेक्चर में हमने एक सिंपल स्लो फ्लैट फीडिंग चैनल में कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालते हैं उसके बारे में संक्षेप में पढ़ा, और इसका प्रयोग करके हम कोई भी मॉड्यूलेशन स्कीम में उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकाल सकते हैं। धन्यवाद।